विद्यार्थी मित्रों, इससे पूर्व हमने फणीश्वरनाथ रेणु नागार्जुन जी का जो संस्मरण है उसका जो है तो कुछ हिस्सा देखा। जो शेष भाग रह चुका है उसे अब हम इस पीरियड में देखने वाले हैं। हमने देखा फणीश्वरनाथ रेणु जी तथा उनके साहित्यिक गुरु जो है, इन दोनों की किस प्रकार से इससे पूर्व चर्चा हुई। चर्चा के दौरान गुरु के कहने पर, गुरु जी के मार्गदर्शन पर, गुरु भादुड़ी जी के कहने के पश्चात इन्होंने उपन्यास और कहानी लिखना प्रारंभ किया। इस लेखन में उन्होंने किस तरह से चार चांद लगाए ये भी हमने देखा। इतना ही नहीं, उनके गुरु जी भादुड़ी जी ने भी जागरी नामक उपन्यास लिखा और साथ ही साथ रेणु जी ने भी जो है तो क्या है साहित्य साधना की। इन दोनों की साहित्य साधना का जेल के अंतर्गत का विवरण हमने देखने के पश्चात अब हम रेणु का गांव इसके संबंध में जो है तो क्या है यहाँ पर नागार्जुन जी ने जो लिखा है उसको हम देखने जा रहे हैं। रेणु का गांव औराही हिंगना फारबिसगंज से 10 किलोमीटर दक्षिण आम के बागों और हरे भरे खेतों के मध्य बसा हुआ है। इस क्षेत्र में आवागमन का एकमात्र साधन है बैलगाड़ी। ऐसे घनघोर गांव में रेणु का जन्म हुआ है। दादी यानी पितामही ने रेणु को रेणुआ के नाम से पुकारना शुरू किया। यानी दादी का कहना था कि यह बच्चा अपना ऋण वसूलने आया है। बाद में यह लाड प्यार से अर्थात घर का नाम रेणु हो गया। राष्ट्रीय और सामाजिक प्रवृत्ति में गहरी दिलचस्पी होने के चलते उनके पिता का दायरा काफी बड़ा था, क्योंकि पिताश्री का जनसंपर्क समाज के अंतर्गत का जो है तो उनका जो मामला था और राष्ट्र के प्रति उनको जो दिलचस्पी थी, आज़ादी के प्रति उनको जो दिलचस्पी थी, इस कारण उनके मित्रगणों का तांता क्या है बड़े पैमाने पे बढ़ा हुआ था। और इसी कारण उनके ढेर सारे भद्रजन यानी जेंटलमैन, भद्रजन है ना जेंटलमैन, उनके जो है तो मित्र वगैरह हो गए थे। चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो नेपाली हो, रेणु जी के जो है तो पिता के संपर्क में बड़े पैमाने पे आए हुए थे और उनके वो मित्रगण हुआ करते थे, जिनसे रेणु के पिता शिलानाथ जी ने बड़े आत्मीयता से उनके संपर्क में आने के कारण रेणु के बचपन के 2-2.5 वर्ष को जो है तो पढ़ाई के लिए विटानगर में भेजा। कोइराला परिवार के बटुक विद्यार्थियों के साथ हाई स्कूल का छात्र जीवन अरिरिया में और रामकृष्ण मिशन के सेवाधर्मी सन्यासियों के प्रभाव के कारण इस किशोर मन हृदय पर बड़ा ही क्या है गहरा प्रभाव निर्माण हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इसका उदाहरण यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको पता चलता होगा कि उन्होंने कितने चौराहे इस लघु उपन्यास के अंतर्गत जो है तो क्या है उसका विवरण क्या हुआ है। विप्लवी विप्लवी तरुणों, ममतामयी माताओं और प्रतिस्निग्ध बहनों, आवारा टाइप के कस्बाई छोकरों के ढेर सारे खंड चित्र उन्हें जो है तो क्या है देखने को मिलते हैं। खास कर कितने चौराहे इस लघु उपन्यास के अंतर्गत मानो लेखक ने अपने आप को जो है तो क्या है चित्रित करने का प्रयास किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। नागार्जुन जी ने कहा कि रेणु के किशोर अवस्था से ही राष्ट्रवादी बुजुर्गों, समाजवादी युवकों के साथ परिचय होने लगा था। इसका कारण उनके पिता थे, क्योंकि पिता का संपर्क बड़े पैमाने पर था। पिता बड़े राष्ट्रीय भी थे और सामाजिक भी थे। समाज के भद्रजन और राष्ट्र के जो है तो नेतागण उनके जो है तो काफी प्रिय और नजदीक के मित्र वर्ग में थे। उनके पिता कभी जेल तो नहीं गए, लेकिन फरार नेताओं, कार्यकर्ताओं को
वो जो है तो क्या है, हमें दिखाई देता है कि छुपाने का या छुपाए रखने का कार्य किया करते थे। उनका तथा अंग्रेज सरकार द्वारा घोषित वर्जित साहित्य को छुपाने का भी जो है तो क्या है, कार्य उन्होंने किया हुआ है। इन्हीं मित्रों के राय मानकर शिलानाथ जी ने पुत्र रेणु को काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेजा। देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्रीय तथा सामाजिक स्तर पर इनका बड़ा मान सम्मान होने के कारण और भद्र पुरुष होने के कारण ये जो है तो क्या है, बड़े लोकप्रिय वगैरह थे और अच्छे अच्छे लोगों से उनके उठने बैठने थे। और यही इन्हीं लोगों मित्रगण के कहने पर इन्हें जो तो उच्च शिक्षा के लिए रेणु जी को काशी विद्यापीठ पढ़ने के लिए भेज दिया गया। और वहाँ पर जो है तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का कैसे कैसे लोगों से तारुफ हुआ, परिचय हुआ, उनके उस संपर्क में आए, उसको भी हम यहाँ पर क्या है, एक दृष्टि में देखने वाले। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव, यूसुफ मेहर आदि, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि कई महान व्यक्तियों से विचारों का प्रभाव रेणु पर होने लगा और डिग्री वाली पढ़ाई में उनकी रुचि जो है तो क्या है, अधिक अधिक मात्रा में जो है तो नजर नहीं आने लगी। किंतु पढ़ाई में बड़ी रुचि न होने के साथ ही साथ ललित कलाओं के प्रति उनका रुझान देखने के लिए मिलता है। वरना हम देखते हैं कि डिग्री के पढ़ाई को छोड़कर कलाओं में, कविताओं में, चित्रकलाओं में, अन्य जो है तो साहित्य साधनाओं में भी उनका क्या है, मन लगने लगा था। मिलनसार, कला प्रेमी, रसिक सुकंठ, धीर ललित नायक के जो भी लक्षण बताए गए वो सभी रेणु में विद्यमान थे। सूरत सावली थी, यानी श्याम सुंदर थे। पतले ओठों से झांकते रेणु के चांदी जैसे दांत चेहरे को और आकर्षित बना देते थे। भोजपुरी और मैथिली की 50 गीत उन्हें याद थे। इन्हें एक ऐसे फनकार कलाकार ये थे, 50 इन्हें क्या है, गीत तो याद ही याद थे। कला प्रेमी भी थे, रसिक सुकंठ यानी अच्छे गवैया भी थे, और धीर ललित नायक के सब गुण इनके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलते थे। जब कभी भी किसी ने रेणु को एक बार ही सही गाते हुए देखा और सुना तो व्यक्ति इस प्रसंग को जीवन भर नहीं भूल सका। नागार्जुन इनकी इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए कहते हैं कि मेरी पक्की धारणा है कि ऐसा उत्कंठ मेधावी युवक यदि कलकत्ता जैसे महानगरों में पैदा होता और यदि वैसा ही सांस्कृतिक परिवेश, तकनीकी उपलब्धियों की वही माहौल इस विलक्षण व्यक्ति को हासिल होता तो अनूठी कथाकृतियों के रचिता होने के साथ ही साथ सत्यजीत राय की तरह फिल्म निर्माण की दिशा में भी यह व्यक्ति अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिखाता। देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख नागार्जुन जी किस तरह से इनका जो है तो बखान कर रहे हैं। वे उनकी धारणा को, उनकी मंशा को, इनके जो है तो इस मेधावी युवक रेणु के जो तो व्यक्तित्व को, बाह्य और आंतरिक उनके व्यक्तित्व दर्शन का अध्ययन कर कर हमारे सामने जो है तो क्या है, उनके संबंध में विचार प्रकट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रेणु की कथा कृतियों में ऐसे बीसियों पात्र दिखाई देते हैं। बावन दास से लेकर अग्निखोर तक के जाने कितने कैरेक्टर रेणु के पाठकों के सामने रखे हुए हैं, जिन्हें देख वो पढ़कर पाठक अनायास ही उन्हीं परिवेश में स्वयं को देखने लगता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि इनकी लेखनी में ऐसा जादू था और इनकी लेखनी ऐसी थी कि पूछिए मत। एक बार उनकी कोई रचना को कोई पाठक अपने हाथ में ले ले और उसे पढ़ना शुरू कर दे तो वो इतना रस तल्लीन हो जाता था, वो उस कैरेक्टर में अपने आप को, उस पात्र में अपने आप को खोजने का प्रयास करता था। वो उस पात्र से एक रूप हो जाता था, उसमें वो लीन हो जाता था और उसमें स्वयं को, अपने को तलाशने की वो जो है तो क्या है, कोशिश करता था। इस तरह के कई चरित्र
रेणु ने अपने साहित्य में उतारे हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन्हें बड़ी बारीकी से तराशा गया है। उनके शब्द हृदय की गहराई तक आघात करते हैं। ढेरों प्राणवान शब्द हमें गुदगुदाते हैं तो उस प्रसंग से आहत भी करते हैं। कई विसंगतियों को भी रेणु ने अपने जादुई शब्द के बल पर इस तरह उतारा है कि पाठक अनायास उस परिवेश में उन विसंगतियों को स्वयं अनुभूत करता है। और इसके साथ ही छोटी छोटी बातों में हंसी के व्यसन, राग, द्वेष के आपस में उलझने हुए धागों की छोटी बड़ी गुत्थियां, रूप, रस, गंध और नाद के कई अवसर एक के बाद एक अनायास ही पाठकों पर अपना जादू करने में सफलता सिद्ध करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि ये कालजयी साहित्यकार है, कलाकार है, इनकी लेखनी जो है तो पाठकों पर क्या है छा जाती है। वह अपने लेखनी के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों के सम्मुख न जाने कैसे-कैसे गुदगुदाते प्रसंग तो कहीं जो है तो पाठकों को अनायास उस परिवेश में, उस विसंगति में अपनी ओर क्या है अनुकूल करने वाली बातें उसके मन में निर्माण करते हैं। तो कहीं छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे क्षण, कहीं राग, द्वेष इसकी जो है तो क्या है गुत्थियों को भी पाठकों के सम्मुख लाकर उन्हें जो है तो उसमें लीन करने का एक सफल प्रयास जादूनुमा किया हुआ हमने यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और नागार्जुन जी कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यानी 56 वर्ष की आयु में प्रशासकीय तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले रेणु सबसे आगे रहे हैं। यानी कि अंतिम समय में भी इन्होंने जो है तो अपनी ये जो लड़ाई है शासन प्रशासकीय या शासन तानाशाह के खिलाफ उसको जो है तो धीमी होने नहीं दिया। पद्मश्री वाले पद भी उन्होंने सरकार को लौटा दिए और तथा आजीवन मिलने वाली 300 रुपए की आय भी उन्होंने लेना बंद कर दिया था। हमने देखा हाल ही में मोदी सरकार जो है तो पहले चुनकर आई थी, तो उस समय में हमारे फौजी भाइयों ने, है ना, 1 रैंक पेंशन का जो एक रैंक एक पेंशन का जो नारा लगाया था और उसके जो है तो पक्ष में जो है तो सरकार से न जाने जो भी तमंगे मिले हुए थे, तमचे, चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या जो पुरस्कार या जो भी उनको जो है तो पद पद्मश्री भूषण ऐसे पद भी जो है तो कुछ लोगों को मिले हुए थे, उनको जो है तो वापस लौटाने का जो सत्र चलाया था और वो मामला जो है सरकार ने गंभीरता से लेके उसे वहाँ जो है तो रोकने का प्रयास किया। उसी प्रकार नागार्जुन जी ने भी पहले जो है तो ये कार्य किया हुआ है और उन्होंने पद्मश्री वाला अपना जो पद है, अपनी जो पदवी है, यह पद उनको जो दिया हुआ था, वो सरकार को लौटा दिया। इतना ही नहीं, तो उस समय के हिसाब से आज का और उस समय का मामले में बड़ा काफ़ी अंतर है। उस समय के 300 बोले तो आज लगभग मुझे लगता कि ये 30,000 के करीब भी हो सकते हैं क्योंकि पैसे का बड़ा अवमूल्यन हुआ हुआ है और पुराने 300 बोले तो आज के बड़े काफ़ी रकम के रूप में हमें वो देखने के लिए मिलते हैं। और वो जो उन्होंने मिलने वाली उनको आजीवन जो राशि थी उसे भी वापस न लेने का जो है तो निर्णय लिया था। वर्ष 72 के प्रादेशिक प्रादेशिक चुनाव में यानी प्रदेश के चुनाव में रेणु निर्दलीय के रूप में यानी कि कोई भी दल से उन्होंने जो है तो टिकट नहीं लिया था। हालांकि कई पार्टियां थी उन्हें अपना टिकट देने के लिए लालायित हुई हुई, वो उसे पेशकश भी कर चुकी थी, लेकिन रेणु ने किसी भी दल से कोई जो है तो टिकट नहीं लिया, किसी से कोई जो है तो सहायता नहीं ली और निर्दलीय के रूप में स्वयं जो है तो क्या है अपने इस पे जो है तो वो प्रादेशिक चुनाव में भी क्या है चुनाव लड़े हुए देखने के लिए मिलता है। लेकिन रेणु ने इसे कबूल नहीं किया कोई पार्टी का जो तो टिकट लेना। लाभ और लोभ की राजनीति से रेणु को इसी तरह नफरत थी जिस तरह से उनके साहित्यिक गुरु भादुड़ी महाशय को थी। देख लीजिए, अपने गुरु के पक्के ये चेले थे
गुरुजी ने कभी भी राजनीति से लगाव नहीं रखा। राजनीतिक मामले उन्हें जो है तो पसंद नहीं आए, राजनीति से वे नफ़रत करते रहे थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर यहाँ पर नागार्जुन जी कहते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जी चल पड़े हुए हैं और उन्हें भी कोई पार्टी को क्या है नज़दीक नहीं किया। बहादुरी के इन गुणों को रेणु जीवन के अंतिम क्षणों तक पालन करते रहे। इस तरह लेखक नागार्जुन ने फणीश्वरनाथ रेणु के जीवन चरित्र तथा उनके कार्य विचारों को संस्मरण में उतारा है, जो पाठकों पर अपनी अलग ही छाप छोड़ जाता है। देख लीजिए नागार्जुन जी ने किस तरह से गुरुजी और उनके चेले हमें दिखाई देता है कि रेणु जी को अपने संस्मरण के अंतर्गत स्थान दिया हुआ है। वो अभी आपके सामने जो है तो क्या है हमने कुछ पैमाने पे रखा है। अब नागार्जुन जी आगे बखान करते हैं, क्या करते हैं देख लीजिए कि एक स्थान पर कहा है कि नागार्जुन जी ने रेणु को पढ़ने वाले पाठकों में ऐसे कई पाठक दिखाई देंगे जो कहते हैं कि मैं मैला अचल पढ़ते समय स्वयं को पूरा पढ़ने का साहस नहीं कर पाया। देख लीजिए रेणु का ये जो महिला आंचल है इतना सरल भी नहीं है। उसको एक बैठक में यदि कोई हमें दिखाई देता है कि सिलसिले से अच्छा रोमानी है ना उपन्यास, वहां तो लोग एक बैठक में पूरा पढ़ लेते। कहानियां जैसी एक बैठक में हो जाती है, उपन्यास होना जरा मुश्किल है। फिर उसमें हमें दिखाई देता है फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास बोले तो फिर और अलग बात है। तो यहाँ पर कई पाठक ऐसे हैं, नागार्जुन जी बतलाते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ने वाले पाठकों में कि वे कहते हैं कि हम उनका महिला आंचल, ये आंचलिक उपन्यास जो है पढ़ते स्वयं स्वयं को पढ़ने का साहस नहीं कर पाए। मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। महिला आंचल कुछ कहेगा, एक बार 10 पेज पढ़ लिए, कोई कहेगा फिर दूसरी बार शुरू किया, फिर कोई कहेगा मैंने तो 5-7 पन्ने पढ़े फिर छोड़ दिया, है ना, इसके बाद बस किया। तो ऐसे पाठकों के लिए नागार्जुन जी अपना मत व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं सुन लीजिए। मैं तो उनके लिए यही कहूंगा कि विश्वविख्यात सितार वादक रविशंकर की कला का स्वाद हासिल करने के लिए जिस तरह से सदे हुए कान वालों की आवश्यकता होती है, वैसे ही पाठकों की आवश्यकता महिला आंचल पर उसे समझने और उसका रस ग्रहण करने वालों की है। रेणु की कथाकृतियों का आनंद उठाने के लिए सहृदय गुणी जन पाठक होना जरूरी है, अन्यथा पाठक केवल रेणु के शब्दों को केवल देखते ही रह जाएंगे। उनकी अंतर्गत व्यथा को समझना उनके लिए कठिन हो जाएगा। यहाँ पर नागार्जुन जी ने एक बढ़िया उदाहरण सितार वादक रविशंकर जी का जो तो दिया हुआ है, जिस तरह से इनकी कला का स्वाद लेने के लिए यानी किसी भी व्यक्ति को ये रुचि उसमें निर्माण होगी या उसकी ओर वो आकर्षित होगा या उसे उसमें जो है तो रस निर्माण होगा, हम नहीं कह सकते। बाद वक्त हम देखते हैं कि हमारे नेशनल चैनल पे इस पे उस पे नहीं किया, कभी कभी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बोलो या अन्य इसके समय में जो है तो लोग जो है तो शास्त्रीय संगीत का गायन करते हैं। अब शास्त्रीय संगीत को सुनने वाले कितने श्रोते है ना, श्रोताओं की शास्त्रीय संगीत को जो है तो क्या आत्मसात करने की जो तादाद है वो बड़ी कम है। सभी के पल्ले जो है तो शास्त्रीय संगीत नहीं पढ़ पाता। उसी प्रकार यहाँ पर सितार वादक रविशंकर की कला का भी जो है तो स्वाद लेने के लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया, उसी तरह से हमें दिखाई देता है कि रचनाओं में महिला अचल इस रचना को इसको जो है तो आत्मसात करने के लिए भी जो है तो क्या है सदा हुआ रसिक और मुरब्बी अच्छा जो है तो क्या है सहृदय पाठक होना चाहिए। तभी वो उनके विचार को, उनके जो है तो लेखनी को, उनके उसके अंतर्गत दिए हुए संदेश को वो समझ पाएगा, अन्यथा उसे समझना बड़ा कठिन कार्य है। तो इस प्रकार हम आज फणीश्वरनाथ रेणु
जी पर लिखा हुआ नागार्जुन जी का जो जीवनी परक संस्मरण है वो आप लोगों के सम्मुख क्या है प्रस्तुत कर चुके हैं। धन्यवाद।